नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम की डेट भी अब बहुत पास आ रही है, ठीक है। अगस्त का महीना अभी 5 तारीख हो गई है आज। तो चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिए, और जिस पोर्शन पे आपको लग रहा है कि नंबर आपके नहीं आते हैं, पुराने PYQs को उठाइए और देखिए कि आपका वीक सेक्शन क्या देता है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा काम करिए अभी, जब तक एग्जाम की डेट यहाँ पे नहीं आती है। एग्जाम की डेट आने के बाद पूरा फोकस पूरा रिवीजन पे होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए, आज हम आगे बढ़ाते हुए, हमारा 16वां लेक्चर रहने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ से आज हम देखिए, उत्तराखंड हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हमारा 11वां लेक्चर रहने वाला है उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में देखिए उत्तराखंड की पॉलिटी ना एक ही चैप्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में। इसके साथ एक चैप्टर और करवाऊंगा इसमें, पंचायती राज, उसको मैं अलग से करवाऊंगा। आज पहले हम प्रशासन की व्यवस्था को समझेंगे। अगला चैप्टर जो होगा वो आपका पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही, आपका जो RI का एग्जाम आने वाला है उसमें आपका अलग से 20 नंबर का नगर पालिका और पंचायत से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उनने मेंशन कर रखा है सिलेबस में। तो इन दो चैप्टरों पे काफी फोकस करना, क्योंकि ये प्रशासनिक चीजें ना पूछी जाती है एग्जाम में। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके यूके PSC के एग्जाम, यूके SSS के एग्जाम, कोई भी एग्जाम होने वाला है तो आपको यहाँ पे कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, सबसे पहले हम उत्तराखंड को समझते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के हम प्रशासन को समझेंगे तो तीन चीजें हमको देखने को जरूरी होती है। सबसे पहले मैं पॉलिटी की बात करूंगा, ठीक है। पहले मैं संविधान की बात करूंगा। तो संविधान में हमारा जो भाग 4 कितना है, भाग 6 है, ठीक है। तो भाग 6 है, तो भाग 6 में हमारे अनुच्छेद जो है, ठीक है, आर्टिकल आपका यहाँ पे आता है 152। तो आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये राज्यों के शासन से संबंधित बातें करता है, ठीक है। मैं फिर से पहले एक बार क्लियर कर दूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है भाग की बात। देखिए, हमारे संविधान में जो भाग है, ठीक है, 22 भाग, उसमें क्या होता है, देखिए, पहला जब हम बात करते हैं तो पहले हमें संघ क्षेत्र की बात करता है, संघ की बात करता है। संघ मतलब हमारा जो, मतलब राज्य के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। दूसरा मैं बात करूं, जो कि आर्टिकल हमारे, ठीक है, आर्टिकल भी लिखते हुए चलूंगा, ये हमारा 1 से 4 आर्टिकल तक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो अगला हमारा आता है यहाँ पे नागरिकता। क्या आता है हमारा, नागरिकता आता है, ठीक है। तो नागरिकता ये हमारे आर्टिकल में कहाँ पर है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। इसके बाद भाग 3 आता है, जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं, जो हम कहते हैं हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं, वो हमारे भाग 3 में आते हैं, और आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक आते हैं, ठीक है। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो चौथा हमारा आता है, यहाँ पे आता है DPSP आता है। क्या आता है, DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल 51। इसी के अंतर्गत आप लोग 44 आर्टिकल UCC के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा भाग 5 जो आता है ना, वो हमारा बात करता है संघ के बारे में। संघ मतलब यूनियन के बारे में बात करता है, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल यहाँ पे 52 है ना, इसी में देखिए अगला जो यहाँ पे 4(1) जो आएगा वो मैंने बताया नहीं, वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, वो बाद में ऐड हुई थी। इसके बाद आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 151 तक हमारे बात चलती है, जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, 52 आर्टिकल से लेके 100 हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पूरा अपना लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और संसद के बारे में पढ़ते हुए पूरा हम देखते हैं मनी बिल वगैरह क्या है। फिर हमारे आर्टिकल, इसी के अंदर हमारा बजट का चीजें भी आती है 112 आर्टिकल में। इसके बाद 123 से लेके हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, 147 तक, 148 से 151 तक हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे कैग के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारा जो भाग 6 आता है ना, वो आता है हमारा राज्यों के बारे में, 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, एक बैकग्राउंड आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले कार्यपालिका के बारे में। देखिए, अब कार्यपालिका जो है ना, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, और राज्य प्रशासन के जो अलग अलग अंग होते हैं, ये 3 अंग होते हैं। एक आपका कार्यपालिका होता है, ठीक है, एक आपका दूसरा यहाँ पे जो होता है वो आपका विधानमंडल होता है। कार्यपालिका में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, कार्यपालिका में आपके आते हैं, एक राज्यपाल आता है आपका, ठीक है, राज्यपाल के साथ मंत्री परिषद आ जाएगा, ठीक है। मंत्री परिषद के साथ साथ आपका सचिवालय भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सचिवालय के साथ जो विभाग होंगे, महाधिवक्ता, वो सब इसमें हमारे आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ अगर मैं विधानमंडल की बात करूंगा तो विधानमंडल में राज्यपाल आता है, विधानमंडल में कौन आएंगे, राज्यपाल आएंगे और विधानसभा आएगी, ठीक है।
अगर विधान परिषद भी होती तो वो भी आती है, उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं। इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास न्यायपालिका आता है। कौन सा आता है? न्यायपालिका आता है। ठीक है, अब देखिए कार्यपालिका के अंतर्गत मैंने बात की आपको सचिवालय, नीति निर्माण चीजें होती हैं, और निर्देशालय क्या करता है? देखिए सचिवालय क्या करता है? नीति निर्माण करता है, और निर्देशालय क्या करता है? नीति का क्रियान्वयन करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद यहाँ पे रखना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना मंत्री परिषद जो होता है आपका, ठीक है, तो मंत्री परिषद क्या होता है? तो मंत्री परिषद जो होता है ना वो राजनीतिक प्रमुख होता है। क्या होता है? राजनीतिक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, राजनीतिक प्रमुख होते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, और वहीं सचिवालय जो होता है ना वो प्रशासनिक प्रमुख होता है। सचिवालय क्या होता है आपका? प्रशासनिक प्रमुख होता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। और जो निर्देशालय होते हैं ना वो क्या करते हैं? कार्यकारी विभाग होते हैं। यहाँ पे कार्यकारी जो काम वगैरह का क्रियान्वयन करेंगे ना वो कौन कौन निर्देशालय वहां पे करते हैं। ठीक है, क्लियर होगा, याद रखना। अब देखिए इसी के अंतर्गत ना सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है राज्यपाल के बारे में। क्या आता है? राज्यपाल के बारे में। तो देखिए राज्यपाल की बात करूं तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है तो इसका जो प्रमुख होता है ना, संवैधानिक प्रमुख कहूंगा मैं। ठीक है, संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो हमारा राज्यपाल ही होता है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हमारा राज्यपाल होता है। अब देखिए राज्यपाल के बारे में कहीं ना कहीं संविधान में दिया होगा, तो आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल नंबर है यहाँ पे 155। ठीक है, तो वहां पे हमको दी गई है राज्यपाल। जैसे देखिए देश का प्रमुख की बात करो, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे जो स्टेट के अंतर्गत बात करेंगे, हम राज्य के अंतर्गत बात करेंगे, तो वो हमारा कौन होता है? राज्यपाल यहाँ पे होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उत्तराखंड की बात करूं, नगर निगम कितने हैं? 11 यहाँ पे क्या है? नगर निगम है। नगर पालिकाएं कितनी है? 43 नगर पालिकाएं हैं यहाँ पे। इसके साथ ही नगर पंचायत की बात करूं, 46 नगर पंचायत है। ये 2024 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यार 43 हो गए, 46 हो गए, और 11 नगर निगम है। दो नए नगर निगम कौन से बने हैं? एक आपका अल्मोड़ा बना हुआ है, ठीक है, एक आपका पिथौरागढ़, 10वां ये था, 11वां आपका पिथौरागढ़ बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, लेटेस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ के बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आगे देखूं तो उत्तराखंड में 2 मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है। जनपदों की संख्या 13 है, तहसीलों की संख्या 110 है, और विकास खंड की बात करूं तो 95 के विकास खंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको आप कहते हैं ब्लॉक वगैरह कहते हैं। ठीक है, और न्याय पंचायतें कितनी है? 670 आपको न्याय पंचायत देखने को उत्तराखंड में मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, तो ये आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में चीजें दी हुई है। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे बात की राज्यपाल के बारे में, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो अनुच्छेद जो 153 है हमारा, ठीक है, वहां पे बोला गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और ऐसा भी है एक या एक से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? एक राज्यपाल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं सपोज एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो याद रखना, जैसे ऐसे भी हो सकता है, कभी ये बोलूं उत्तराखंड है और यूपी है तो वहां का एक राज्यपाल भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसके साथ ही आर्टिकल 155 में दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा। कौन नियुक्त करेगा? कौन करेगा इसको? राष्ट्रपति करेंगे। पर राष्ट्रपति के प्रसार प्रति यहाँ पे पद पे रहते हैं, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। न्यूनतम आयु की बात करूं तो 35 ईयर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप किसी राज्य के राज्यपाल यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही अनुच्छेद 159 की बात करूं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ। देखिए जो हमारा जो हाईकोर्ट होता है ना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लास्ट में हाईकोर्ट के बारे में पढ़ेंगे उत्तराखंड के। तो हाईकोर्ट के जो आपके न्यायाधीश होते हैं मेन, ठीक है, तो उसको जो आपके हाईकोर्ट के क्या होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं। तो उनके सामने ही ये क्या यहाँ पे शपथ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन? राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा? मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे दिलवाने वाले हैं, किसके? हाई कोर्ट के। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उच्च न्यायालय लिखा है, उच्चतम नहीं लिखा है। ठीक है, याद रखना, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय कौन सा है आपका? ये आपका है हाई कोर्ट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है तो आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 213 में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक है, राज्यपाल के पास क्या है? ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैंने बता दिया एक या एक से अधिक राज्य का भी एक राज्यपाल यहाँ पे हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट। देखिए इनका वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख रुपए इनका प्रतिमाह वेतन होता है। विशेषाधिकार होते हैं इनके पास, राज्य
विश्वविद्यालयों का कुलपति होते हैं ये, ठीक है, जिसे हम चांसलर कहते हैं। और कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर प्रयत्न होता है कि राष्ट्रपति जब सोचे इनको, जब तक चाहे राज्य ये यहाँ पे राज्यपाल इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आगे भी यहाँ पे बनने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के राज्यपाल आएंगे, तो इनकी लिस्ट हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले उत्तराखंड की अगर हम बात करें राज्यपालों के बारे में, तो सबसे पहले कौन बनते हैं? सुरजीत सिंह बरनाला बनते हैं, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड नवंबर 2000 से लेके जनवरी 2003 तक रहा था यहाँ पे, ठीक है। और राज्य के क्या है, प्रथम राज्यपाल थे यहाँ पे। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आते हैं, यहाँ लिखा नहीं बता रहा हूँ, सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है, सुदर्शन अग्रवाल जी थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था जनवरी 2003 से लेके ये रहे 2007 तक। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछा था, कोई हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था यूपीपीएससी का, ठीक है, सबसे लंबे पीरियड तक कौन रहे थे, तो आई थिंक 2003 से लेकर 7 तक यही रहे थे। इनका सबसे लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अक्टूबर 2007 तक यहाँ पे रहे। इसके बाद तीसरे नंबर की मैं बात करूँ, तीसरे नंबर पर रहे बनवारी लाल। कौन रहे? बनवारी लाल जोशी, जिनको हम BL जोशी जी कहते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में BL जोशी कहते हैं। इनका टाइम पीरियड, देखिए टाइम पीरियड इसलिए लिखा रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये रहे आपके अक्टूबर 2007 से लेके ये रहे 5 अगस्त 2009 तक रहे, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन आते हैं? मार्गरेट अल्वा, ठीक है। तो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल पूछेंगे तो आपको रखना है मार्गरेट अल्वा। इनका टाइम पीरियड था अगस्त 2009 से लेके मई 2012 तक, ठीक है। इसके साथ ही देखिए अब यहाँ पे 4 हो गए। अब 5वें नंबर पे जो रहे ना, वो रहे डॉक्टर अजीत कुरैशी, कुरैशी, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, कुरैशी जी का टाइम पीरियड था 2012 से लेके 2015 तक, जनवरी तक, ठीक है। इसके बाद छठे नंबर पे आपके जो रहे वो रहे डॉक्टर के पॉल कर लो, कृष्णकांत के पॉल कर लो, ठीक है, के पॉल, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड था ना, वो आपका जनवरी 2015 से लेके ये रहे 2018 तक, ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर पे ये रहती हैं, देखिए 7वें नंबर पे यहाँ लिखी हुई है, इनको यहाँ पे देख लो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तीसरा नंबर हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, देखा नहीं मैंने। तो BL जोशी जी, जो इनका सबसे कम समय तक राज्यपाल, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, सबसे कम कब सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे कम समय तक कौन रहे? BL जोशी रहे, जो कि तीसरे नंबर के थे। और मैंने सुदर्शन अग्रवाल जी का बता दिया, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड यही रहे थे, ठीक है। पर देखिए अभी अब चेंज हो जाएंगी चीजें, ठीक है, अभी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह है ना, वो 2021 से बने हुए हैं अभी तक, ठीक है, उनका लंबे पीरियड है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चलिए अब हमारे जो 8वें नंबर पे हैं, ठीक है, 7वें नंबर पे मैंने आपको बता दिया बेबी रानी मौर्य, दूसरी महिला राज्यपाल। देखिए पहली कौन थी? मार्गरेट अल्वा जी, दूसरी ये थी। तो इनका 2018 से लेकर 2021 तक रहा। और जो 8वें नंबर पे आते हैं वो हैं अभी वर्तमान में जो है हमें लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, ठीक है, सितंबर 2021 से अभी तक है। तो लगभग देखिए 5 साल तो इनको यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। सितंबर, अभी अगस्त चला, सितंबर, तो 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो वर्तमान राज्यपाल भी हैं, अब इन्हीं का टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाएगा। आपने बीच में देखा भी होगा, जब मोदी जी ने सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के रूप में यहाँ पे देखा था, उसके बाद अब नेक्स्ट थोड़ा टाइम बाद इनका भी हो गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इनका भी लॉन्गेस्ट हो गया उत्तराखंड में राज्यपाल का कैरियर जो है, तो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम ना बात करेंगे मंत्री परिषद एवं सचिवालय की बात। अब देखिए जो मंत्री परिषद है ना, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 164 में लिखा हुआ है। 164 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है ना, तो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। देखिए कोई भी MLA जीत के आता है, फिर जो लॉन्गेस्ट पार्टी होगी वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बताएगी, हम इसको यहाँ पे CM बना रहे हैं, तो उसको फिर वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल ही क्या करेंगे? मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करूं, राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व इनका यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो सामूहिक रूप से क्या है, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, तो उसके सामूहिक राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होते हैं? यहाँ पे ये होते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। चलिए ये होते हैं आपके, आगे देखते हैं। देखिए 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या की 15%। जैसे ना उत्तराखंड में कितना है? 70 विधानसभा की सीटें हैं, तो इसका 15% ही यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, सिंपल है। और उत्तराखंड में इसी में क्रम में है न्यूनतम 12, मतलब 15% अगर निकालते हो ना, तो ये लगभग 12 के आसपास आता है। तो 12 से ज्यादा यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। तो ये याद कर रहे हैं, जितने भी आपके पास
मंत्रालय होंगे ना, वो किसी को 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, वो अलग बात है। बस ये 12 होनी चाहिए, तो 12 में आप डिवाइड कर लो, किस हिसाब से आपको करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2003 में ये हुआ था, और ये ओनली स्टेट में नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है ना, उसमें भी आपके 12% ही रहेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो जैसे अभी 545 है ना आपके, ठीक है, लोकसभा के मेंबर, तो वहां पे ये मान के चलिए अगर 15% निकालते हैं तो 75 से 70 ही यहाँ पे, मतलब उसमें बहुत कम ही, 12% अगर निकाल लो तो उतने यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। सचिवालय की हम बात करेंगे, तो भूमिका की बात करूं सचिवालय की, सबसे पहले वास्तविक कार्यपालिका नीति निर्माण से संबंधित है। साथ ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव इसके होते हैं। तो मुख्य सचिव होते हैं, अब ये एक क्या होते हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव ही मेन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रशासनिक प्रमुख यहाँ पे आईएएस लेवल का रहेगा, और सचिवालय का मेन भी यही रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका भवन है, ठीक है, जो सचिवालय है देहरादून में, उस भवन का नाम रखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के सचिवालय के नाम पे। ठीक है, सचिवालय का नाम किसके नाम पे है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। साथ ही यहाँ पे जो मीडिया सेंटर है ना, वो नाम है बद्रीदत्त पांडे जी मीडिया सेंटर के नाम से रखा गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो प्रमुख वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, आपका मुख्य सचिव यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अभी ना एग्जाम में अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो एक बार आप इसको चीजें देख लेंगे। देखिए राज्य के अंतर्गत ना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, अभी ना सचिवालय की संरचना पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम में अभी इससे पहले आपने देखा होगा क्रम पूछ लिया गया था, सचिवालय की संरचना क्रम पूछ लिया था। देखिए सचिवालय का जो क्रम होता है ना, सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आते हैं ना, मुख्य सचिव आते हैं। कौन आते हैं, मुख्य सचिव आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आएंगे अपर मुख्य सचिव आएंगे, अपर मुख्य सचिव शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप लोग लिखते हुए चलेंगे। इसके बाद प्रमुख सचिव आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं सचिव आते हैं उसके नीचे। ठीक है, सचिव के नीचे आएंगे अपर सचिव, अपर सचिव के नीचे आते हैं संयुक्त सचिव। ठीक है, संयुक्त सचिव, और उसके नीचे आएंगे उप सचिव, और सबसे नीचे आएंगे ये आते हैं आपके अनुसूचित सचिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम राज्य के महाधिवक्ता के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने हैं, महाधिवक्ता के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले ही एक चीज और याद रख लो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सचिव का क्रम बताया ना, इसी क्रम में एक आपका आता है निर्देशालय का पदक्रम। ठीक है, तो निर्देशालय का पदक्रम भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अब अगर हम बात करेंगे निर्देशालय पदक्रम की बात करेंगे, नीति निर्माण करती है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे नीचे आते हैं, सबसे ऊपर आएंगे निर्देशक। कौन आएंगे, निर्देशक आएंगे। निर्देशक के नीचे आते हैं अपर निर्देशक। ठीक है, इसके नीचे आएंगे आपके संयुक्त निर्देशक, और उससे नीचे आएंगे उप निर्देशक। ठीक है, ये आईएएस के लेवल के रहते हैं। ये पीसीएस, जैसे आप पीसीएस पेपर निकालते हैं ना, तो आपको 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप भी इस पोस्ट पे चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, फिर पीसीएस वाले भी आ जाते हैं और आईएएस लेवल के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, निर्देशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निर्देशक, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है महाधिवक्ता। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि ना राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है। तो राज्य द्वारा, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब ये होता कौन है, आप कहेंगे महाधिवक्ता, ये राज्य का ना सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब लॉ अधिकारी, तो सरकार के ये क्या होता है, एक सरकार का वकील कह सकते हैं इसको। ठीक है, सरकार का ये वकील होता है। इसकी योग्यता क्या होती है, तो सरकार के जितने भी केस वगैरह होंगे ना, तो यही लड़ेंगे। ठीक है, तो 10 वर्ष, या इनकी योग्यता के लिए क्या होती है, 10 वर्ष न्यायिक कार्य किया हो इनने, या 10 वर्ष उच्च न्यायालय का ये अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तो सरकार इसको, राज्यपाल इसको अपॉइंट करेंगे। राज्यपाल करते हैं मतलब वही सिंपल है, जो मुख्यमंत्री होगा वही रिकमेंडेशन देगा राज्यपाल को, क्योंकि उन्हीं का वो होता है। ठीक है, देखिए इसके साथ ही अब मैं बात करूं, ऐतिहासिक क्रम की बात करूं, तो प्रथम अंतरिम कौन थे, क्या महाधिवक्ता, ये थे ललिता प्रसाद नैथानी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 2002 से लेके 2005 तक, सॉरी 2002 तक रहे थे।
इसके बाद प्रथम निर्वाचित कौन थे, तो ये थे मेहरबान सिंह नेगी जी। तो उत्तराखंड के महाधिवक्ता की बात करूं, ये थे मेहरबान सिंह नेगी जी निर्वाचित सरकार में, ठीक है। ये पहले अंतरिम सरकार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद निर्वाचित सरकार 2002 में जब मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, एन डी तिवारी जी बनते हैं, तो यहाँ पे मेहरबान सिंह नेगी जी को महाधिवक्ता बनाया जाता है, ठीक है। तो ये 2002 से लेकर 2007 तक ही रहते हैं पूरे, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद वर्तमान में कौन है, एस एन बाबुलकर है। कौन है, एस एन बाबुलकर है। तो याद रखना ये 2000 एस एन बाबुलकर 2010 से 2012 भी रहे थे और अभी भी ये 2017 से अभी यही है, ठीक है। तो आपको ये भी याद यहाँ पे रखना है। क्लियर है। विषय तथ्य की बात करूं तो विधानसभा में भाग ले सकते हैं। देखिए अब ये जो महाधिवक्ता होते हैं ना, जो विधानसभा चलती है वहां भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बट पर मतदान की बात जब वहां पे आएगी ना, वो मतदान नहीं कर सकते, वोट नहीं करेंगे, ठीक है। वोट वहां पे कुछ भी होगा तो वो जितने एमएलए होंगे आपके वही करने वाले हैं, ठीक है। ये नहीं करने वाले हैं वहां पे। उत्तराखंड बार काउंसिलिंग की बात कर लेते हैं हम। उत्तराखंड बार काउंसिल भी है, तो 2004 में स्थापित की गई। अधिकतम 25 निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं। यहाँ पे प्रथम मुख्य स्थायी अधिवक्ता कौन है, सुधांशु धूलिया की बात करूं मैं, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं राज्य विधानमंडल, ठीक है। आधार क्या था, परिसीमन कैसे हुआ था, इनके बारे में हम यहाँ पे आप चीजें देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विधानसभा। तो संवैधानिक आधार की बात करूं तो आर्टिकल जो आपका 168 है, ठीक है, अनुच्छेद है, तो वहां पे विधानमंडल की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है ना, राज्य विधानमंडल के दो भाग होते हैं। दो भाग क्या क्या है, जैसे देखिए विधानमंडल के दो भाग है, जिसमें एक आपके राज्यपाल आएंगे, एक आपके आएंगे विधानसभा आएगी। देखिए विधान सभा और विधान परिषद दो अलग चीजें हैं। विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है, याद रखना। विधान परिषद ओनली 6 स्टेट में है। अब वो कौन कौन से स्टेट है आप लोगों को बताना है। यूपी में है, ठीक है, विधान परिषद है। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। जैसे आप लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं ना, अपर हाउस आपका राज्यसभा है, लोअर हाउस आपका क्या है, विधानसभा है। ऐसे आपने देखा होगा, सॉरी लोकसभा है। तो जो आपकी लोकसभा है ना, वो रिजॉल्व हो सकती है, वो भंग हो सकती है, पर राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है। इसके जो मेंबर होते हैं ना, हर 2 साल में क्या होते हैं, बट जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पे रिटायर होते हैं। तो ऐसे अगर विधान परिषद होती ना, तो वही भंग एकदम नहीं होती है। हाँ, बट संसद उसको भंग कर सकती है जब उसको रिकमेंड जाती है। तो आपको याद रखना है, तो उत्तराखंड में विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। तो देखिए विधानसभा मंडल की बात कहाँ पे, विधान जो सभा या विधानमंडल 168 में लिखा हुआ है, और आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग विधानसभा के गठन की बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है, याद रखना है। और इसी के साथ ही आपका आर्टिकल एक आपको याद रखना है, 169 याद रखना है। तो 169 में क्या बोला गया है, संसद एक में क्या होगी, संसद के तहत विधानसभा, सॉरी विधान परिषद, संसद क्या करती है, एक विधान परिषद बना सकती है या समाप्त कर सकती है। ये आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है, ठीक है। संसद के बाद पावर यहाँ पे होती है। आयु सीमा की बात करूं विधानमंडल के लिए 25 वर्ष न्यूनतम, आप एमएलए बनते हैं तो 25 वर्ष होनी चाहिए। गर्भपूर्ति की बात करूं तो 1/10 न्यूनतम 10 मेंबर तो वहां पे होने चाहिए, ठीक है। और कुल सीटें की बात करूं उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, और 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 2019 में। पहले क्या होता था ना, एक एंग्लो इंडियन को यहाँ पर डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता था, बट अब वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। ये याद रखना, ये आपका यहाँ भी लागू है, ये आपका लोकसभा में भी लागू होता है दोनों, ठीक है। ये आर्टिकल, ये आपका जो संशोधन यहाँ पे हुआ था करके। देखिए अब उत्तराखंड में ना परिसीमन एवं आरक्षण की बात करूं तो प्रथम परिसीमन जो हुआ था 5 नवंबर 2001 को हुआ था। अब परिसीमन क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो देखिए एक परिसीमन आयोग बनता है, ठीक है। तो वो अपनी वो क्या करता है, जांच करता है पूरे स्टेट में के अंतर्गत कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है। वो आप क्या करता है, पुरानी जनसंख्या जो आपका आयोग जो होगा उसके अकॉर्डिंग देखता है कि सीटों को बढ़ाना है या घटाना है, उसको परिसीमन कहते हैं। और जो परिसीमन आयोग होता है ना, इसकी जो रिकमेंडेशन होती है ना, उसको आप चेंज मतलब कहीं भी आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। वो रिकमेंडेशन देगा, एक आयोग बनेगा, परिसीमन करेगा, उसके बाद बताएगा कि हाँ इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, हमारी जो सीटें हैं इतने से इतने कर सकते हैं। जैसे अभी उत्तराखंड 70 है ना, तो परिसीमन जैसे होगा तो लगेगा कि हाँ जनसंख्या बढ़ गई है, तो ये 75 और 80 भी हो सकता है, ठीक है। वो परिसीमन आयोग यहाँ पे करवाएगा, ठीक है। द्वितीय परिसीमन जो करवाया गया था वो 2008 में करवाया गया था, और जज कुलदीप सिंह ने इसको किया था, मतलब रिकमेंडेशन वगैरह दी थी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ ही एक चीज और याद रखिए, जो राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं ना, इनको कौन करवाता है, जो इलेक्शन कमीशन, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो करवाता है। और जो आपके स्टेट में इलेक्शन होते हैं, स्टेट में कौन से इलेक्शन होते हैं, जो आपके यहाँ पे प्रधान के, ग्राम प्रधान के वो चुनाव होते हैं, उसको राज्य इलेक्शन कमीशन कराता है, ये याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे बन जाएगा। इसी के साथ ही विधानसभा की जो न्यूनतम सीटें हैं,
ठीक है। तो विधानसभा की न्यूनतम सीटें किसी स्टेट में कितनी हो सकती हैं, वो 60 ही हो सकती हैं, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, ये 500 हो सकती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा यूपी के अंतर्गत देखते हैं 403 क्या है, एमएलए बनते हैं, उत्तराखंड में 70 ही बनते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो विधानसभा के मैंने बता दिया 25 वर्ष होती है, और इलेक्शन होता है तो 5 वर्ष तक ये रहते हैं, फिर 5 वर्ष बाद इलेक्शन होते हैं। इस बार उत्तराखंड में इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब हम अंतरिम विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे एक बार चीजों को देख लेते हैं। चलिए देखिए, अंतरिम विधानसभा का गठन 2002 से 2000 से लेके 2002 तक यहाँ पे हुआ था। ठीक है, क्लियर है। अब इसी के अंतर्गत अब अंतरिम जब विधानसभा बनी थी, क्योंकि यूपी से अलग हुए थे, तो गठन का आधार क्या था, यूपी पुनर्गठन विधेयक आया था 2000 में। ठीक है, इसमें कुल 30 विधायक रहे, और 22, देखिए अब मैंने कहा ना, अभी अभी आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसमें ना विधानसभा के 22 थे यूपी से, और 8 विधान परिषद से थे ये विधायक जो थे। मैंने कहा ना यूपी में विधान परिषद है, कहा मैंने आपसे। ठीक है, तो कितनी सीटें हैं उसकी, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई थिंक 31 है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 8 विधान परिषद सदस्य थे वे, तो इन 30 विधायकों को बना के अंतरिम विधानसभा गठन उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, तो जिसमें आपके देख सकते हैं 23 भाजपा के थे, 3 सपा के थे, 3 बसपा के थे, और 2 कांग्रेस के थे। ठीक है, अब अंतरिम विधानसभा में प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, नित्यानंद स्वामी बनते हैं। 9 नवंबर को ये बनते हैं, और इनमें इनके जो मेंबर थे 9 कैबिनेट मिनिस्टर थे, और 4 इनके राज्य मंत्री थे। ठीक है, दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो 2001 में बनते हैं, और 123 दिन का इनका कार्यकाल यहाँ पे रहता है। प्रथम अध्यक्ष की बात, अंतरिम विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे प्रकाश पंत थे, और प्रोटेम स्पीकर कौन थे, काजी मोइनुद्दीन थे। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है ना, सबसे जो एज वाला यहाँ पे जो एमएलए होगा, वो सबको शपथ वगैरह इस टाइप से दिलवाएगा। ठीक है, तो उसको ही यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। देखिए इसमें ना कोई भी यहाँ पे क्या था, अंतिम विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कोई भी नहीं था, प्रतिपक्ष का कोई भी नेता यहाँ पे नहीं था, क्योंकि मेजोरिटी थी नहीं, क्योंकि एक मेजोरिटी भी होनी चाहिए। जैसे अभी आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, लोक अपोजिशन लीडर कौन है अभी लोकसभा में, राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी हैं अभी ये इस वाले में जो आपके 2004 का इलेक्शन, 2009 से लेके 2019 से लेके 2024 तक कोई भी यहाँ पे लोकसभा का अपोजिशन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सीटें ही नहीं आ पाई थी। एक बट्टे 10 सीटें लानी होती है ना, तो वो सीटें आ ही नहीं पाई थी, कांग्रेस की किसी भी दल की नहीं आ पाई थी लोकसभा में। ठीक है, तो इस बार कांग्रेस की 99 सीटें थी, तो वो वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे लोकसभा का अपोजिशन लीडर बन सकता है कोई भी। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वही कह रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए भाजपा के 23 थे, उससे बाकी कांग्रेस के 2 थे, बसपा के 2 थे, मेजोरिटी मिल ही नहीं पाई थी इनको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिपक्ष का नेता कोई भी नहीं बन पाया था। समझ में आ रहा है। देखिए पॉलिटिकल में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा, तो चीजों को थोड़ा समझते हुए चलना, चीजें आपकी आसान यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, तो मैंने बता दिया यहाँ पे। देखिए इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे विधानसभा के चुनाव के बारे में, हम यहाँ पे आप बात करने वाले हैं। ठीक है, तो विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे, तो आपको इसके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसी के अंतर्गत ना एक चीज मैं इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं आप लोगों को, यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड कर लो। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया था 2000 में, ठीक है, तो इसमें अंतरिम विधानसभा में कितने टोटल, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 30 लिखा है ना, पहले यहाँ पे 31 थे। कितने थे उस टाइम पे, यहाँ पे 31 विधानसभा में 31 विधायक की व्यवस्था की थी, जिसमें से 22 क्या थे विधानसभा से थे, और इसमें 9 जो थे ना वो विधान परिषद से थे। बट इसमें जो एक मेंबर कम होता है ना, ये क्यों कम होता है, क्योंकि मैंने बताया ना विधान परिषद के मेंबर का हर 2 साल बाद क्या है, कार्यकाल खत्म होता है। ठीक है, तो हर साल मतलब क्या होता है कि कार्यकाल खत्म होता है, तो इसमें से एक विधायक का कार्यकाल यहाँ पे ना विधान परिषद में खत्म हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे ये कम हो गए थे, इसलिए ये 8 ही बचे थे। ठीक है, अब क्लियर हुआ आपको, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रथम निर्वाचित जो इलेक्शन वगैरह हुए थे 2002 से। ठीक है, विधानसभा चुनाव जो होता है इसमें देखते हैं। तो देखिए सबसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है, सिंपली याद रखना 2002 में इलेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है 54% मतदान होता है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन आते हैं, कांग्रेस आती है, 36 विधायक बनते हैं। 4 महिलाएं याद रखना। ठीक है, तो 4 महिलाएं इसमें होती हैं टोटल,
नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बनते हैं। अध्यक्ष कौन बनते हैं विधानसभा के? यशपाल आर्य बनते हैं। दूसरी विधानसभा 2007 में इलेक्शन होता है, 63% मतदान होता है, भाजपा की सरकार आती है यहाँ पे, महिलाएं भी यहाँ पे फिर से 4 महिलाएं बनती है यहाँ पे विधायक। भुवन चंद्र खंडूरी को पहले मुख्यमंत्री बनाया जाता है, फिर बाद में रमेश पोखरियाल बनते हैं। ठीक है, इसको डिटेल आप बुक में पढ़े ना, पर अभी मैं जो मेन चीजें हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष कौन बनते हैं? हरिवंश कपूर यहाँ पे अध्यक्ष विधानसभा के बनते हैं। तीसरी विधानसभा चुनाव होते हैं 2012 में होते हैं, 67% मतदान होता है, सर्वाधिक मतदान यहीं पर देखने को मिलता है। कांग्रेस की 32 सीटें आती हैं, फुल मेजोरिटी किसी को नहीं आती है, क्योंकि देखिए 70 विधानसभा की सीटें हैं ना, तो 36 सीटें तो आनी चाहिए, तभी कोई एक पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी। तो फिर क्या होता है, कांग्रेस जैसे जैसे यहाँ से निर्दलीयों को लेकर सरकार बनाती है, विजय बहुगुणा इनके पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर बाद में उनको हटा के हरीश रावत यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसी के बीच में ही देखना, तीसरी विधानसभा में ही आपको 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय शासन देखने को मिलता है। ठीक है, और गोविंद सिंह कुंजवाल क्या बनते हैं यहाँ पे? अध्यक्ष बनते हैं, किसके? विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। इसके साथ ही अगली आगे बात करें तो विधानसभा के चुनाव 2017 से लेकर 22 तक जो होता है, उसमें चौथी विधानसभा होती है 2017 में, 65% मतदान देखने को मिलता है, भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलता है, 67% सीट, 67 यहाँ पे क्या होते हैं? एमएलए बन जाते हैं, प्रचंड बहुमत मिलता है। इसमें 5 महिलाएं, इससे देखिए एक चीज देखना, इससे पहले 4 महिलाएं थी, फिर दूसरे में भी 4 थी, तीसरे में 5 थी, चौथी विधानसभा में आपके पास फिर से यहाँ पे 5 हो गई हैं, तो बाद में उपचुनाव होने के बाद यहाँ पे इनकी संख्या 7 हो जाती है। पहले सीएम बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत का 105 दिन 15 दिन का कार्यकाल सबसे कम इनका रहा है। देखिए सबसे कम इन्हीं का है। ठीक है, अभी हमने 123 दिन का यहाँ पे पढ़ा था, ये 123 दिन का था इनका, भगत सिंह कोश्यारी जी का। फिर यहाँ पे तीरथ सिंह रावत जी का 115 दिन का ही हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। कोरोना के टाइम पे फिर क्या होता है, पुष्कर सिंह धामी बना दिए जाते हैं, और अभी तक पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद 5वीं विधानसभा आती है 2022 में, फिर से यहाँ पे बीजेपी जीतती है, 47 सीटें लेके आती है। ठीक है, खुद की सरकार बन जाती है इनकी, और 65% मतदान यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक महिलाएं विधायक कहाँ पर हैं? इसी है। ठीक है, जो 5वीं आपकी विधानसभा अभी चल रही है ना, अब ये जिस फरवरी में पूरी होगी, फिर उसका इलेक्शन भी होने वाले हैं आपके, तो इसमें 8 महिलाएं हैं अभी विधायक। तो याद रखना, सर्वाधिक विधायक महिलाएं यहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी जो 5वीं हमारी विकास जो विधानसभा चल रही है ना, इसमें मुख्यमंत्री 12वें नंबर के कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इनका लॉन्गेस्ट ये सर्विंग उत्तराखंड के सीएम बन गए हैं। कार्यकाल अगर ये पूरा होता है इनका, तो 5 साल तो ये पूरा हो जाएगा, और इससे पहले भी ये 2 साल के लिए बने थे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं, अभी कौन है? रितु भूसर खंडूरी है, और ये पहली महिला है, ये भी आपको याद रखना है। राज्य की प्रथम महिला यही है अध्यक्ष। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? बंशीधर भगत थे यहाँ पे। क्लियर हो गया है? ये मेन चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है यहाँ से। ठीक है, अब हम एक बार उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, इनका पूरा एक बार डिटेल में चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का जो ऐतिहासिक क्रम है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले आते हैं नित्यानंद स्वामी अंतरिम सरकार में, फिर भगत सिंह कोश्यारी, फिर नारायण दत्त तिवारी। तो प्रथम निर्वाचित एवं सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। ठीक है, अभी अब देखिए पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यकाल लंबा होने वाला है। ठीक है, इसको याद रखना, हो चुका है ऑलरेडी वैसे भी। इसके बाद भुवन चंद्र खंडूरी आते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक आते हैं। देखिए एक चीज आपको एक चीज देखना ना, अगर आप पॉलिटिकली को थोड़ा चीजों समझते हैं, तो उत्तराखंड में कितनी ज्यादा अनियमितता है, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है यहाँ। 5 ही विधानसभा हुई है, और 12 यहाँ पे क्या बन रखे हैं? मुख्यमंत्री हमने बना दिए हैं। अभी हमारी 5वीं विधानसभा चल रही है, अभी हमारे पास होने को 5 ही यहाँ पे सीएम होने चाहिए थे, बट हमने यहाँ पे 12 बना दिए हैं। तो इसका मतलब है हमारी यहाँ पे सरकार टिक ही नहीं पाती है। ठीक है, ये आप मेन चीज आना। इसके साथ ही भुवन चंद्र खंडूरी, राष्ट्रपति शासन 46 दिन का यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद पुनः मतलब यहाँ पे मेन चीज आपको याद रखना, क्योंकि हरीश रावत जी की सरकार थी उस टाइम पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हरीश रावत ये इनके बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 7वें नंबर के थे ना, इन्हीं के टाइम पे ये यहाँ पे क्या लगता है? शासन यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि जो आपके हरीश रावत जी की सरकार थी ना 2014 से लेके, देखिए ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जो भुवन चंद्र खंडूरी जी थे ना, ये आपके 2011 से 12 और फिर राष्ट्र यहाँ पे रहे थे। ठीक है, 2 बार बने थे। ठीक है, पहले 2007 से 9 बने पहले, फिर बाद में एक बार और बनते हैं। बट ये राष्ट्रपति शासन जो था ना, ये हरीश रावत जी के यहाँ पे था, इसको यहाँ कर लेना, यहाँ पे कौन करना। ठीक है, 46 दिन का यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, लास्ट ईयर आपका लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था ना, तो वहाँ पे डेट पूछ ली थी, तो आपको ये डेट भी यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो 27 मार्च को ये लगा था, 27 मार्च 2016 को लगा था, और 46 दिन इसमें ऐड कर लेना, तो कितना मई तक होता है आप लोग देख लेना यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद 8वें नंबर पे ही हो गए, फिर विजय बहुगुणा, आगे आते त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं, मात्र 115 दिन तक ये रहते हैं, ठीक है। ये तीरथ सिंह रावत रहेंगे, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ये त्रिवेंद्र सिंह नहीं है, ये तीरथ सिंह रावत रहेंगे। इसके साथ ही ये आपके लास्ट में जो आते हैं यहाँ पे, ये आते हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि वर्तमान में 11वीं यही है, 12वीं, क्योंकि 11वीं रहे थे, फिर 12वां इनका टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। क्लियर है चीज़ों को, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ये मेन चीजें हैं आपके पास, ठीक। आगे देखते हैं। अब हम विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता विपक्ष की बात यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो अनुच्छेद 178 में दिया होता है, अंतरिम सरकार में प्रकाश पंत थे, प्रथम निर्वाचित में यशपाल आर्य थे, और प्रथम महिला अभी कौन है, रितु खंडूरी भूषण है। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम विजया बर्थवाल थी 2008 से 9 के बीच में, द्वितीय थी स्वर्गीय डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैथुरी, ठीक है। नेता विपक्ष की बात करूं मैं तो कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं इनको दी जाती हैं। प्रथम नेता विपक्ष थे डॉक्टर इंदिरा हृदय, जो कि प्रथम महिला थी, और वर्तमान में कौन है, यशपाल आर्य है। कौन है, यशपाल आर्य है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि इस बार इतनी सीटें आई थी कि यहाँ पे नेता विपक्ष प्रतिपक्ष बन सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया है चीजें, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से होते हैं। अब हम बात करेंगे संसद में प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम जो आपकी लोकसभा है, ठीक है, देखिए सबसे पहले लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है उत्तराखंड की, 3 सीटें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जो 5 सीटें हैं ना, इसमें से एक जो सीट है अल्मोड़ा सीट, वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। अल्मोड़ा की सीट क्या है, शेड्यूल कास्ट के आरक्षित है। इससे पहले जब तक अल्मोड़ा की नहीं थी 2008 से पहले, तब आपकी हरिद्वार की सीट यहाँ पे थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये 5 सीटें कौन कौन सी हैं, पौड़ी की है, हरिद्वार की है, नैनीताल की है, टिहरी की है और अल्मोड़ा की है। और इसमें हर जो लोकसभा की सीट है, इसमें 14 विधानसभाएं हैं। टोटल विधानसभा की सीट कितने, 70 है उत्तराखंड में, तो 14 डिवाइड कर लो, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें और 14 इसमें, तो 14 पंजे 70, ठीक है। तो 70 में से हर एक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में। समझ में आ रहा है ना, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आपका टोटल उत्तराखंड विधानसभा की सीट कितनी है, 70 है। तो मैंने कहा जो लोकसभा के लिए हम आप एमपी चुनते हैं ना, जो क्या करते हैं एमपी, जो पार्लियामेंट जाते हैं लोकसभा में, तो उत्तराखंड में 5 हैं सीटें, ठीक है। तो 5 में से हर एक सीट में 14 विधानसभा सीटें हैं। क्लियर आ रहा है समझ में, ठीक है। देखिए, वर्तमान सांसदों की बात करूं तो अनिल बलूनी, माता राजलक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट नैनीताल से और अजय टमटा अल्मोड़ा से है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सीट कौन सी है, पौड़ी की है। सबसे छोटी सीट हरिद्वार की है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी हरिद्वार की है, सबसे छोटी पौड़ी की है, ठीक है। एरिया वाइज और जनसंख्या वाइज, तो ये आपको ये भी याद रखना है। राज्यसभा की 3 सीटें उत्तराखंड में। प्रथम महिला राज्यपाल मनोरमा शर्मा डोडरियाल थी 2014 में। वर्तमान में नरेश बंसल, डॉक्टर कल्पना सैनी और महेंद्र भट्ट है, ठीक है। तो याद रखना है। केंद्र में ऐतिहासिक मंत्री की बात करूं तो देखिए, गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्रालय होम मिनिस्टर रहे थे अपने टाइम पीरियड पे 1957 के आसपास। हेमंती नंदन बहुगुणा संचार पेट्रोलियम मित्र रहे, और अभी जो आपकी 2019 से लेके 2024 वाली थी ना, तो उसमें आपके एचआरडी मिनिस्टर रहे। जो एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे, अपने पहले इसको एचआरडी मिनिस्टर कहते थे, वो आपके निशंक रहे, निशंक जी रहे थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मेन कुछ है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं, न्यायपालिका के बारे में हम यहाँ पे चीजों की बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बारे में हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो संविधान में जो अच्छेद आपका 214 है ना, तो इसमें प्रत्येक राज्य के लिए बोला है कि एक उच्च न्यायालय यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 216 है आपका, तो इसमें इसके गठन के बारे में बात की हुई है। 2016 सॉरी 216 है ना, तो गठन की बात करता है, ये करता है, ठीक है। और प्रत्येक उच्च न्यायालय में क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है, चीफ जस्टिस भी होता है, ठीक है। और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है ना, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति देखते हैं कि आवश्यकतानुसार करनी है या नहीं करनी है। इसी के साथ ही 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय बनता है आपका नैनीताल हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट कहेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पर, अभी नैनीताल में है। और न्यायाधीशों की बात करूं तो इसमें 9 स्थायी हैं प्लस 2 अतिरिक्त यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल आपका 217 है एक, ठीक है। तो इसी के तहत उच्चतम जो न्यायालय है, ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के साथ करके क्या करता है, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपस में परामर्श करते हैं और ये इसको अपॉइंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यही बात है जो आपका यहाँ पे
न्यायाधीश होगा, ठीक है, उसको 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस टाइप से, और 62 वर्ष तक इसके बन सकता है, ठीक है। 62 वर्ष के बाद, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे 65 वर्ष है, तो बाद में अगर कोई यहाँ से रिटायर होता है तो वो वहाँ का भी क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकता है, ठीक है। और उत्तरा ये क्या है, हाई कोर्ट की क्या है यहाँ पे 62 वर्ष है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी के क्रम में एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग पढ़ते होंगे, आर्टिकल 226। देखिए आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, 32 पढ़ते हैं, जो रिट से संबंधित है, जो आपके फंडामेंटल राइट का कभी लग रहा है कि आपको कोई आपके हनन कर रहा है फंडामेंटल राइट के, तो आप ये 5 टाइप की रिट, आर्टिकल 32 के थ्रू आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसी में आर्टिकल तो 26 है ना, तो आपको लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के अकॉर्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है। तो 226 के अकॉर्डिंग ही उच्च न्यायालय में आप लोग क्या कर सकते हैं, रिट जारी यहाँ पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिट जारी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारों के अधीन ये आता है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखना। और 2003 से न्यायाधीश ने कितनी कर दी है यहाँ पे, 9 यहाँ पे कर दी है 2003 से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। अब हम जो नैनीताल हाईकोर्ट है ना, उसके भवन के कुछ इतिहास के बारे में चीजें देख लेते हैं। तो देखिए इस भवन का निर्माण हुआ था इन 1897 में से 1900 बीच में, गौतिक शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, जो आपका नैनीताल हाईकोर्ट है ना, उसकी जो बिल्डिंग है, जो भवन है, वो कौन सी शैली में बना है, तो गौतिक शैली में बना हुआ है। डिजाइन कौन किसने किया था, स्टीवंस व FOW ऑटल ने किया था। निर्माता कौन है, सर संटोनी मैकडोनल्ड से हैं। रोचक तथ्य है यहाँ पे, पूर्व में यह राजभवन था, 113 कमरे यहाँ पे हैं। द्वितीय ब्रिटिश गवर्नर, जो ब्रिटिश गवर्नर थे ना एंटोनी मैकडोनल्ड से, तो ये यहाँ पे रहे थे। और पहली गवर्नर के रूप में सरोजिनी नायडू जो यूपी की रहती हैं, तो ये यहाँ पे रहती है, रहने वाली ये, ठीक है, प्रथम महिला है, तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी, और यहीं पे आपका एक गोल्ड, यहीं पे आपको एक क्या है, गोल्ड कोर्स भी देखने को मिलता है, जो कि 1936 से बना हुआ है। और इसकी शुरुआत की थी मैकलन, किसने की थी, मेलकम हेली ने की थी, मेलकम हेली ने की थी, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देख लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय और त्वरित तथ्य के बारे में, ठीक है। देखिए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की बात करूं तो प्रथम कौन थे इसके, अशोक अभ्यंग देसाई थे। इसके साथ ही HS कपालिया बनते हैं बाद में, ठीक है। अभी तक यहाँ पे टोटल ना 15 बन चुके हैं, कौन बन चुके हैं, 15। रिसेंट के कौन है आपको बताना है, ठीक है, चलो बता देता हूं मैं। गुहानंद नरेंद्र के बाद यहाँ पे गुप्ता जी बने हुए हैं। अब इनका पूरा नाम आपको बताना है क्या है नाम, ठीक है, क्योंकि आप जाके चेक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा इनका टाइम पीरियड, और ये कौन से हैं, ये आपके 15वें नंबर के हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करूं, HS कपाड़िया भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश रहे, और ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के भी रहे, ठीक है। जगदीश सिंह खेहर सर्वोच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे, और ये पहले उत्तराखंड के हाईकोर्ट के भी रहे थे। प्रथम महिला, देखिए फरवरी 2024 में यहाँ पे, फरवरी 2024 से लेके फरवरी यहाँ पे 2024 तक, मतलब फरवरी नहीं, यहाँ पे अक्टूबर तक, अक्टूबर 2024 तक यहाँ पे 8 महीने के लिए कौन रही, रितु बहारी भी रही, और ये उत्तराखंड की पहली महिला जहाँ पे ये यहाँ पे कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस रही हैं, ठीक है। रितु बहारी याद रखना आपको, प्रथम महिला के रूप में इनने यहाँ पे कार्य किया हुआ है, ठीक है। तो मेन चीजें आपको यहाँ पे होनी चाहिए। इसी के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों की बात करूं मैं, ठीक है, तो देखिए प्रत्येक जिले में ना 3 तरह के न्यायालय होते हैं। कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक आपका दीवानी न्यायालय होता है, जिसको हम सिविल कहते हैं। देखिए अभी आपकी जो भर्ती आई हुई है ना हाईकोर्ट, जो अब हम लोग जो इसके बारे में अभी प्रैक्टिसर डाल रहे हैं, ठीक है, आपका जो 23 अगस्त को एग्जाम होने वाला, अभी डेट फाइनल नहीं है, ठीक है, वो आपके इसी के अंतर्गत जो कनिष्ठ सहायक होते हैं ना, वहाँ पे जो काम करेंगे, तो इन्हीं के अंतर्गत है वो, सिविल न्यायालयों में, राजस्व न्यायालयों में, तो वहीं पे आपकी ड्यूटी लगने वाली, वहीं आप काम करेंगे, ठीक है, अगर उस पेपर को आप लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 233 में ना जिला न्यायाधीशों के बारे में बात यहाँ पे की हुई है, ठीक है। तो जिला न्यायाधीशों के बारे में बात की है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो इसमें एक सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय है, एक फौजदारी सेशन न्यायालय होते हैं, और एक राजस्व रेवेन्यू न्यायालय होते हैं, ठीक है। और जो आपके जिला न्यायाधीश होते हैं ना, इनको अगर बनना है किसी को, ठीक है, तो 7 वर्ष तक का इनका क्या होना, एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, अधिवक्ता के रूप में इन्हें कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब जो दीवानी न्यायालय होते हैं ना, तो दीवानी न्यायालय में सुनवाई जो होती है ना, वो किसकी होती है, तो जिला न्यायालय में जो दीवानी मामले होते हैं, जो दीवानी मामले होते हैं ना, तो उनकी सुनवाई की जाती है, ठीक है। इनको कौन करता है, आपका जिला न्यायाधीश करता है। इसी का फौजी जो सेशन न्यायालय होते हैं ना, फौजदारी, तो इसमें फौजदारी मामले देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे एक सेशन जज के रूप में कार्य करते हैं न्यायाधीश, ठीक है। और एक होते हैं राजस्व, जहाँ पे आपकी राजस्व की जो चीजें होती है ना, उनको सुना जाता है,
ठीक है, जमीन संबंधी जो चीजें होती हैं, डिस्प्यूट वगैरह जो होता है वो सुना जाता है। दीवानी न्यायालय में क्या होगा, जो आपके घर के जो झगड़े वगैरह होते हैं इस टाइप से, तलाक संबंधी ये चीजें देखी जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया चीजें? आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ तथ्य देख लेते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट अप्रैल 2001 से उत्तराखंड में बना। मोबाइल कोर्ट अगस्त 2021 से, और उत्तराखंड यह शुरू करने वाला देश का पहला राज्य था मोबाइल कोर्ट शुरू करने वाला। लोकायुक्त विधेयक 1 नवंबर 2011 को राज्य विधानमंडल में पारित यहाँ पे हो गया था। देखिए प्रथम वाणिज्य कोर्ट की बात करेगा तो वो देहरादून में है। दूसरा वाणिज्य कोर्ट की बात करेगा तो वो आपका हल्द्वानी में है। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें थी, आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के प्रशासनिक चीजें। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, आपने चीजें समझ में आई होंगी, कुछ आपके डाउट है तो क्लियर हुए होंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं आप लोग, कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।